नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज़ में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की, ईएमएफ इक्वेशन की और उसके बेसिक प्रिंसिपल की। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ट्रांसफार्मर की चर्चा करेंगे और ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में देखेंगे कि वो नो लोड कंडीशन में किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हुआ है वो लोग जा करके लेक्चर नंबर 1 देख के फिर आगे कंटिन्यू करें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज की क्लास। तो हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मर में डिस्कस किया था, तो अगर हम लोग नो लोड की बात करें तो सबसे पहले समझ लें नो लोड का मतलब क्या है। नो लोड का मतलब है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट साइड से कोई भी आपका लोड कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि आउटपुट पे कोई भी लोड आपका नहीं लगा होगा। यहां पर हम एक ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक डायग्राम बना रहे हैं। इस तरीके से हमने प्राइमरी वाइंडिंग को बनाने जा रहे हैं। एक साइड में आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग को इस तरीके से बना दिया और फिर आपकी इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पर निकल करके आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये वाली साइड जो आपकी है प्राइमरी है और ये वाली साइड जो आपकी है ये सेकेंडरी है। इसको हम लोग आउटपुट साइड अभी कहेंगे। ये आपकी कैसी साइड है, ये इनपुट साइड है। ठीक है, तो हमने वर्किंग में बात की थी कि जब कभी भी हम यहाँ पे एक एसी सप्लाई का सोर्स कर देते हैं। एसी सप्लाई कौन सा, सिंगल फेज एसी सप्लाई। जब हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तब आपका क्या होता है, तो आपका यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है और उस करंट की वैल्यू आई नॉट के बराबर होती है। आई नॉट को हम लोगों ने नो लोड करंट कहा था। नो लोड करंट क्यों कहा था, क्योंकि ये करंट की वैल्यू जो है उस कंडीशन में जब कोई भी आपका लोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, आई नॉट कहते हैं। और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये 3 to 5% होती है फुल लोड करंट के। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, 3 to 5% होती है, फुल लोड करंट की वैल्यू के बराबर होती है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है तो और इस कॉइल से आपकी गुजरती है। ठीक है, तो जब कॉइल से गुजरेगी तो कॉइल में क्या होता है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और आपका यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है कॉइल के अराउंड। और वो फ्लक्स क्या करता है, आपका इस तरीके से आयरन कोर में आपका ट्रेवल करने लगता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी यहाँ पे करंट है उसका नेचर आपका कैसा होगा, ये एसी होगा। करंट आपकी कैसी है, आपकी एसी करंट है। तो जो आपको फ्लक्स क्रिएट होता है वो कैसी होगी आपकी, वो भी आपकी अल्टरनेटिंग नेचर में होगी, यानी कि कभी उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी और अगले ही पल डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू की नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या करेगी, टाइम के हर एक वैल्यू के साथ में बदलती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि जो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा उसकी वैल्यू टाइम के हर एक वैल्यू के साथ में चेंज होती हुई जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो यहाँ पे कॉइल्स होंगी, जो हमने हमारे यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है या सेकेंडरी कॉइल है, तो जो हमारी कॉइल्स हैं वो कैसी होंगी, आपकी प्योर इंडक्टिव। कॉइल्स आपकी कैसी हो जाएंगी, प्योर इंडक्टिव हो जाएंगे। प्योर इंडक्टिव का मतलब कि शुद्ध प्रेरकीय हो जाएंगी। और शुद्ध प्रेरकीय का मतलब क्या है, करंट यहाँ पे क्या करेगी, लैग करेगी, यानी कि करंट आपकी करेगी लैग। और कितनी लैग करेगी, वो होता है आपका 90 डिग्री लैग करती है। किसके केस में, प्योर इंडक्टर के केस में। यानी कि अगर रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है तो क्या होगा, आपका करंट 90 डिग्री लैग करती है। तो जब आपके यहाँ पे करंट जो होगी वो 90 डिग्री लैग करेगी तो क्या ये फ्लक्स क्या होगा,
ये वोल्टेज को लैग करेगा, तो वोल्टेज को फ्लक्स क्या करेगा, लैग करेगा, कितना 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि वोल्टेज को करंट 90 डिग्री लैग करेगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि वोल्टेज और फ्लक्स में क्या रिलेशन होगा, कि फ्लक्स क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। और फ्लक्स लैग क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन मानी है, और उस कंडीशन में हमारी जो कॉइल होगी वो क्या होगी, आपकी प्योर इंडक्टिव कॉइल होगी। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि हम लोग आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, और आइडियल कंडीशन में कॉइल आपकी कैसी होगी, प्योर इंडक्टिव कॉइल होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। और प्योर इंडक्टिव केस में क्या होता है, आपका करंट जो वोल्टेज को होती है वो 90 डिग्री लैग करती है, और यहाँ पे ये फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज की लगाते हैं, उसकी वजह से करंट होती है, और करंट की वजह से फ्लक्स हो रहा है, कि करंट हमारी क्या करेगी, कॉइल में सर्कुलेट करेगी, और जब कॉइल में सर्कुलेट करेगी तभी फ्लक्स बनेगा। और वो जो फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, आपका वो नेचर होगा जैसा आपका करंट का नेचर होगा। अगर करंट लैग कर रही है तो आपका फ्लक्स भी लैग करेगी। एज इट इज क्या होता है, करंट की कॉपी हो जाएगी फ्लक्स। ठीक है, क्यों हो जाएगी इसको भी समझ लेते हैं कि टाइम की किसी वैल्यू पे करंट आपकी इस तरीके से जा रही है तो फ्लक्स का फ्लो भी कैसा होगा, इस तरीके से होगा। अब फिर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन आपकी बदल गई तो जो उससे जनरेट होने वाला फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या करेगा, जो करंट और फ्लक्स में रिलेशन है वो दोनों क्या होगी, उसकी हो सकता है वैल्यूज आपकी अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा, एक दूसरे के जैसा ही होगा, एक दूसरे के जैसा होगा, यानी कि दोनों का एक एनालॉगस नेचर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये चीज। तो चलते हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमने क्या देख लिया कि जो आपका फ्लक्स है वो क्या है, आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, वो 90 डिग्री आपका लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं अपना जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको हम बना लेते हैं सिंपल सा। तो हमें नहीं लगता कि आपको ये कंफ्यूजन अब रह गया होगा कि करंट और फ्लक्स, मतलब वोल्टेज और फ्लक्स में आपका क्या रिलेशन रहेगा जब हम लोग फेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसी सप्लाई V वोल्ट दी थी, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपका फ्लक्स फाई जनरेट हो गया। ठीक है, ये फ्लक्स फाई आपका जनरेट हो गया। ठीक है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप बताएं। समस्या परेशानी है तो आप बता सकते हैं, उसको तुरंत ही आपका निवारण किया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्या होता है, जब फ्लक्स आपका बन गया तो फ्लक्स क्या करेगा, आपके यहाँ पे कॉइल हैं, एक नहीं दो कॉइल हैं, यानी कि 2 कॉइल्स आपकी यहाँ पर हैं, और कॉइल्स आपकी क्या साथ में क्या आपकी एक आयरन की कोर है। हमने कोर किसकी यूज की थी, आयरन कोर यूज की थी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपका फ्लक्स बन रहा है वो क्या करेगा, इस कोर से क्या करेगा, कॉइल से लिंक करेगा, और आपका कोर से भी लिंक करेगा। तो जब आपका कॉइल से लिंक करेगा तो क्या होगा, इस वाली कॉइल में कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, इस वाली कॉइल में कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, किसके नियम से, फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि फैराडे का नियम कहता है आपका कि जब कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका रिलेटिव मोशन होगा तो आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टर चल रहा है, कंडक्टर आपका रुका हुआ है, बिल्कुल मस्त पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन चल क्या रहा है, मूविंग क्या, किसकी वैल्यू बदल रही है, आपका फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज, कभी इधर इस डायरेक्शन में, यानी कभी इस तरीके से चल रहा है और कभी इस तरीके से चल रहा है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो कितनी बार बदल रहा है, 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को अदला बदली कर रहा है। तो कौन मूविंग हो गया, यहाँ पे आपका फ्लक्स मूविंग हो गया। और जब फ्लक्स मूविंग हो गया, कंडक्टर बिल्कुल सुस्त आलसी पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में आपका एक तरीके का रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ कैसा हो जाएगा, तो E1 की बात करें तो E1 हमने बताया था क्या होगा, माइनस का n डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये किसने बताया था, फैराडे जी ने बताया था कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और फ्लक्स की का जो वैल्यू डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी।
फिर लेंज लॉ से हमें क्या पता है कि ये कैसा होगा, अपोजिंग नेचर में होगा, अपोजिंग नेचर में होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इतना क्लियर है। और जब हमने EMF की इक्वेशन निकाली थी तो EMF की इक्वेशन क्या आई थी, E1 इज इक्वल टू आया था आपका EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आपको ध्यान होगा कि हमने ये EMF इक्वेशन निकाली थी जब हमने ये कैसा थी, ये इक्वेशन कौन सी थी, आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन थी। और जनरलाइज्ड इक्वेशन हमने निकाली थी, दोनों साइड की निकाली थी, दोनों साइड में क्या था, हर बार ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था। यानी कि यहाँ पे जो ई जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, फाई की वजह से जनरेट हो रहा था। जो EMF को जनरेट करा उसका मेन कॉज क्या है, फाई। ठीक है, और फाई किसकी वजह से जनरेट होता है, आई, और आई किसकी वजह से हुआ, वी की वजह से। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो EMF है उसके जनरेशन की कॉज क्या है, फाई। अगर फ्लक्स नहीं होता तो EMF नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर देखें फ्लक्स कैसे आया, क्योंकि आपकी करंट फ्लो कर रही थी। और करंट क्यों है, क्योंकि आपने सप्लाई लगाई थी और वो सर्किट आपका कैसा होता, क्लोज्ड पाथ बन रहा था, तभी आपकी करंट फ्लो रही। यानी कि हमने क्या किया, एक सप्लाई को लगाए, सप्लाई कहाँ गई, क्लोज्ड पाथ से कनेक्ट हुई तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट बहना शुरू हो गई। करंट क्या सर्कुलेटिंग नेचर में बही, तो सर्कुलेटिंग नेचर में करंट कैसे बही, करंट कुछ इस तरीके से बहती हुई जा रही थी। तो क्या होगा, सर्कुलेटिंग नेचर में बही आपकी करंट। तो सर्कुलेटिंग नेचर में जब कॉइल में करंट बही यानी फ्लो हुई तो क्या हुआ, आपका एक फ्लक्स जनरेट हो गया। और फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में आपका रिलेटिव मोशन हुआ, और रिलेटिव मोशन हुआ तो EMF जनरेट हो गया। और उस EMF की अगर जब हमने एक्सप्रेशन निकाला तो एक्सप्रेशन कितना आया था, E1 इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था। अब यहाँ पे देखेंगे पाई बाई टू, यानी कि ये क्या कर रहा है, फ्लक्स को पाई बाई टू डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो फ्लक्स से कितना लैग करेगा, पाई बाई टू डिग्री वो भी लैग करेगा। क्यों लैग करेगा, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में ये वैल्यू आ रही है, ओमेगा टी से कितना लैग कर रहा है, पाई बाई टू लैग कर रहा है। तो दो चीजें यहाँ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, वो दो चीजें इस तरीके से हैं कि जो फ्लक्स है वो वोल्टेज से लैग करेगा, कितना 90 डिग्री लैग करेगा। और जो EMF है वो फ्लक्स को लैग करेगा, कितना, वो अभी आपका कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका लिखा हुआ था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये कितना लैग कर रहा है, पाई बाई टू, और पाई बाई टू का मतलब कितना है 90 डिग्री। ये किसमें वैल्यू है, ये आपकी रेडियन में वैल्यू है। तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर यहां से देखें V और E में कितना डिफरेंस आएगा, कितना आपका आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि वो क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। बात समझ में आ गई। तो आपको पता भी है क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है माइनस का E1, और माइनस क्या शो करता है कि ये आपके अपोजिट है, यानी कि V की बराबर वैल्यू E होती है, लेकिन क्या होता है माइनस का होता है, उसकी अपोजिट वैल्यू होती है। अगर जो प्राइमरी साइड की कॉइल को बनाए इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से V आपका लगा हुआ है तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, E प्रोड्यूस हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान रखे, पेपर में 100% आता है। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वर्किंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट डालो, कुछ नहीं करना है, बस समझना है क्या है फैराडे का नियम है। बस 4 स्टेप की वर्किंग है। आपने क्या किया, सिंगल फेज का वोल्टेज लगाया, कॉइल में करंट फ्लो हुई, करंट क्या कॉइल में फ्लो होगी तो कैसी फ्लो होगी, सर्कुलेटिंग नेचर में फ्लो होगी। ठीक है, सर्कुलेटिंग नेचर कैसा, कुछ इस तरीके से नेचर आपका आ जाएगा, यहाँ पे बना हुआ। ये आपका सर्कुलेटिंग नेचर हमने देखा कि कुछ इस तरीके से कॉइल फ्लो होती होती निकल जाएगी कॉइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। और EMF क्या करेगा, वो आपका लिंक करेगा, कहाँ कहाँ लिंक करेगा, कि दो कॉइल है तो दोनों कॉइल में लिंक करेगा, आपकी कोर है तो कोर में लिंक करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे आपका प्राइमरी साइड में क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा, यानी कि खुद जिस कॉइल से जनरेट हुए उसी कॉइल में EMF जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, स्वप्रेरित। क्या कहेंगे उसको हम लोग, स्वप्रेरित
विद्युत वाहक बल हो जाएगा, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और जो दूसरी कॉइल में यानी सेकेंडरी कॉइल में होगा, जिसको हम लोग कहते हैं E2, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो म्यूचुअल, यानी कि एक कॉइल में फ्लक्स जनरेट हुआ और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में जनरेट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल। आप लोग समझ लीजिए कि दो बच्चे आप पे पकड़े गए, एक उन्होंने कुछ गलती की, पहले वाले से पूछा गया, उसने कुछ नहीं बताया, तो क्या हुआ, जो भी आपका मास्टर था उसने क्या किया, दे दनादन पीट दिया उस बच्चे को। और जो दूसरा बच्चा था वो क्या, थोड़ा डरता था, तो क्या उसने उसकी पिटाई देखकर सारी की सारी बात वहीं पर उगल दी, तो वो क्या हो गया, म्यूचुअली इंड्यूस्ड हो गया। उसकी पिटाई हुई और सारा का सारा राज क्या गया, उसने बक दिया और दोनों फंस गए। आपको समझ में आया कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, कि एक की पिटाई हुई तो दूसरे वाले ने क्या किया, खुद ब खुद सारे के सारे राज उगलना शुरू कर दिए। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कहें तो फ्लक्स कहां जनरेट हो रहा है, फ्लक्स आपका प्राइमरी में जनरेट हो रहा है, ठीक है। और प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो उस प्राइमरी के फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, सेकेंडरी में भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और वो किसकी वजह से, सेकेंडरी में तो कोई आपका फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा है ना, लेकिन वो कहाँ जनरेट हो रहा है, प्राइमरी में जनरेट हो रहा है। वो जाके कहाँ लिंक हो रहा है, सेकेंडरी से लिंक हो रहा है। तो पहले वाले की वजह से दूसरे वाले में जनरेट हो रहा है। जैसे पहले वाले की पिटाई हुई और राज किसने बक दिया, दूसरे वाले ने राज सारे के सारे बक दिए, ठीक है। तो उसी तरीके से पहली वाले कॉइल में ईएमएफ फ्लक्स जनरेट हुआ और दूसरे वाले में भी क्या हो गया, वो लिंक हुआ, और लिंक होने की वजह से दूसरे वाले में म्यूचुअली आपका क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपको वर्किंग पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और जब कभी पेपर में आए तो आपको नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बतानी है। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इस सेल्फ इंड्यूस का मतलब क्या होता है, ठीक है। खुद ब खुद अपने आप प्रेरित हो जाना, अपने आप क्या, पर दिव्य ज्ञान परम ज्ञान पा लेना, तो क्या हो जाएगा, आप सेल्फ इंड्यूस्ड हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेल्फ इंड्यूस का मतलब खुद ब खुद पढ़ के अपना काम निपटा लेना, तो क्या सेल्फ इंड्यूस हो गए, खुद ही प्रेरित हो गए, ठीक है। म्यूचुअली क्या हो गई, म्यूचुअली इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि एक सामने बच्चा पढ़ रहा था, उसको आप देख गए और आपने कहा अच्छा ये भी पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, तो उसको देख करके भी आप काम करने लगे, तो क्या हो गया, वो आप म्यूचुअली इंड्यूस हो गए, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे हमने क्या बता दिया था आपका, कि जो आपका वोल्टेज V है और फ्लक्स है उसमें कितना रिलेशन है, वो आपका 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, यानी कि फ्लक्स कितना लैग करता है, 90 डिग्री। और जो आपका प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, वो भी कितना इंड्यूस 90 डिग्री लैग करता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। और फिर क्या होता है, E2 भी जनरेट होता है, सेकेंडरी कॉइल में E2 जनरेट होता है, वो आपको पता ही है। लेकिन साथ में क्या होता है, अगर आप यहां देखें तो ये आपकी कोर है, ठीक है। और कोर में भी क्या करता है, फ्लक्स फ्लो करता है, ठीक है। तो कोर में भी क्या होता है, एक छोटी सी करंट इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि क्या लोहा है, आयरन है, ठीक है। और आयरन कैसा होता है, आयरन आपका एक कंडक्टर होता है, ठीक है। और यहां भी तो ये क्या हो जाएगा, आपका फैराडे लॉ लगेगा, तो यहां भी क्या होता है आपका, वो सारी की सारी करंट क्या हो जाती है, वो सारी की सारी करंट वहीं पे डिसिपिएट हो जाती है। और जो चीज़ हमें आउटपुट में ना मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे मतलब में नहीं, उसे हम लोग कहते हैं लॉस। यानी कि सारी की सारी करंट क्या हो जाती है, हमारी लॉस हो जाती है। और लॉस होके कहाँ जाती है, वो हीट लॉस या अलग अलग लॉस में निकल जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, लॉस कहाँ हो गया, आयरन की कोर में हो गया, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि हमारा आयरन लॉस हो गया। तो अब जो आपकी करंट आपने हमने बताई थी कि आई नॉट आ रही थी, तो आई नॉट आपके दो काम परफॉर्म कर रही है। एक क्या कर रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रही है, दूसरा क्या हो रहा है आपका, वो आपका आयरन का लॉस भी करा रही है। तो यानी कि इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक क्या हो गया, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो गया, एक आपका क्या हो जाएगा, लॉस कंपोनेंट हो गया। लॉस कहाँ पे होता है, अगर कंपोनेंट की बात करें तो लॉस कहाँ होगा, कि जहां कहीं भी आपका रजिस्टर होता है वहां पे क्या होता है, आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो आप कह सकते हैं कि उस जगह पे क्या होता है, आपका लॉस होता है। तो इसको किससे दिखाते हैं, इसको एक रजिस्टर से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनती है, कॉइल में बनती है, यानी इंडक्टर दिखाते हैं, ठीक है। ये जो अब इस करंट के दो पार्ट हो गए, एक क्या हो जाएगा, आई म्यू हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा,
आई डब्ल्यू हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर बात करें ये फाई जो जनरेट हो रहा है किसकी वजह से जनरेट हो जाएगा? वो फाई आई नॉट के कंपोनेंट आई म्यू की वजह से जनरेट हो रहा होगा। आपको ध्यान रखना है कि किस करंट की, यानी करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, लेकिन वो करंट कौन सी होगी? आई नॉट का एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग आई म्यू कहेंगे, और इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो जब कभी भी अभी हम आगे हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे हम दो कंपोनेंट दिखाएंगे आई नॉट के। क्या करेंगे? एक आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगी, दूसरी आपकी लॉस करंट हो जाएगी, जिसको हम लोग आई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो आपको एज अ रजिस्टर दिखाएंगे और ये क्या आपका एज अ इंडक्टर दिखाएंगे। यानी कि वो आई म्यू कहाँ फ्लो करेगी? एक इंडक्टर में फ्लो करेगी, और ये कहाँ फ्लो करेगी? एक रजिस्टर में फ्लो करती हुई दिखाई देगी। तो आपको क्लियर हो गया ये चीज। अब हम लोग बात करते हैं फेजर डायग्राम की, ठीक है। फेजर डायग्राम में बात करने से पहले हम एक बार समरी ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हम लोगों ने हम लोग प्रॉपर समरी कर लेते हैं। तो समरी में हमने भी देखा कि हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल देखा नो लोड की कंडीशन में, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल हमने क्या देखा? एक हम लोग फ्लो चार्ट टाइप से बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि सिंगल फेज एसी सप्लाई, ठीक है, उसको हमने क्या किया? प्राइमरी से कनेक्ट किया, ठीक है, प्राइमरी से कनेक्ट किया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? आपकी एक करंट आई नॉट करंट फ्लो हुई, ठीक है। अब ये आई नॉट करंट की वजह से क्या हुआ? फाई फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है। जो आपका फाई फ्लक्स हुआ वो कहाँ गया? तीन जगह गया, ठीक है। क्या हुआ? प्राइमरी से लिंक हुआ, सेकेंडरी से लिंक हुआ, और कोर में भी तो था आपका, कि कोर में फ्लो हो रहा है। तो प्राइमरी में लिंक हो तो प्राइमरी में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसने हम लोग E1 कहते हैं। E1 की वैल्यू हमने क्या लिखी? माइनस का N1d∅dt कहा, ठीक है। सेकेंडरी लिंक की बात करें तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा? वो भी वहाँ E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का N2d∅dt, ठीक है। जो ये क्या था आपका? ये सेल्फ इंड्यूस्ड था, और ये क्या था आपका? म्यूचुअली इंड्यूस्ड था। जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजे ने रंग बदल दिया, तो प्राइमरी में इंड्यूस हुआ तो सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और कोर में भी क्या हुआ? एक स्मॉल वैल्यू का ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और क्या आपकी कोर क्या थी? क्लोज्ड पाथ दे रही थी, तो क्या होगा? एक आपकी करंट फ्लो हुई, ठीक है, ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुई? करंट फ्लो हुई, और वो करंट क्या कराती है? आपके लॉस कराती है। और लॉस कौन सी है? वो आपके आयरन लॉस है, ठीक है। तो वो आपका करंट कहाँ दिखेगा? आपका आई नॉट का ही तो कंपोनेंट होगा वो, और वो किसकी वजह से? आई नॉट की। तो उसको हम लोग क्या दिखाते हैं? हम लोग आई डब्ल्यू दिखाते हैं। तो हमने क्या बात की कि आपके आई नॉट के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आई म्यू और दूसरा होता है आपका आई डब्ल्यू। ये होता है आपका लॉस का कंपोनेंट, ये होता है आपका मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो ये चीजें हमने अभी तक देखी, ठीक है। साथ में हमने क्या देखा कि V और इसके बीच में 90 डिग्री लैग करेगा, और फाई ये कितना? ये भी आपका फाई और E कितना करेगा? आपका ये 90 डिग्री लैग करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। और जो आपका जो करंट जिस वजह से फाई जनरेट हो रहा है वो करंट कौन सी होगी? वो आई नॉट का कंपोनेंट होगी। वो कौन सा कंपोनेंट होगी? आई म्यू होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और जो आई डब्ल्यू होगा क्या होगा? रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा। रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा तो किसके फेज में होगा? ये सप्लाई के फेज में होगा, यानी कि ये V के साथ में इन फेज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? इन फेज वैल्यू है। और जब दोनों का सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आई नॉट मिल जाएगा। सम करने का मतलब ये नहीं कि आई म्यू की वैल्यू 2 एम्पियर है,
IW की वैल्यू 3 एम्पियर है, तो दोनों को सम कर दे कि I0 5 एम्पियर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत। बैल बुद्धि नहीं बनना है। यहाँ पे क्या सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनका सम कैसा होगा? वेक्टर सम होगा। तो कभी भी ये नहीं करना है कि I म्यू और IW दे दें और उनका हम लोग अलजेब्रिक सम कर दें, अंकगणितीय योग कर दें, क्योंकि आप लोग बैल बुद्धि तो हो नहीं। बैल बुद्धि हो तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैल बुद्धि हो नहीं तो क्या करना है आपको? ध्यान रखना है कि सारी की सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा? आपस में सम करना पड़ेगा। कैसा? उसको हम लोग कहते हैं, वेक्टर को जोड़ने को वेक्टर सम कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग कर बढ़ते हैं आपके वेक्टर डायग्राम की तरफ। तो चलिए वेक्टर डायग्राम को समझ लेते हैं। तो हमें क्या था? हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू बनाई? फ्लक्स की वैल्यू बना दी। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स बन गया। अब इस फ्लक्स से आपको हमें क्या बनाना? सप्लाई वोल्टेज V बनाना। तो हमने सप्लाई वोल्टेज V बना दिया इस तरीके से। एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई वोल्टेज V बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज V बन गया। ठीक है, अब सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? ये आपका 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे देखिए V से पीछे बना हुआ है, V से पीछे बना हुआ, तो क्या कर रहा है? ये फाई क्या कर रहा है? इसको लैग कर रहा है। आपको समझ में आ गया? लैग कर रहा है। अब क्या करना? हमें E को भी लैग कराना है। तो E अभी बाद में बनाते, सबसे पहले किसको बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे I म्यू को। तो I म्यू कहाँ होगा? इन फेज होगा किसके? फाई के। क्यों? क्योंकि ये क्या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। किसकी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो आपका फ्लक्स होगा, यानी कि आई म्यू किस में बनेगा? इन फेज विद फाई, यानी कि फ्लक्स के साथ आपका इन फेज बनेगा, और कुछ आपका इस तरीके से आई म्यू बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? अब आई म्यू है तो IW होगा। IW कैसा होगा? इन फेज विद V होगा, क्योंकि ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो आपका कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगी? इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका IW बन जाएगा। और जब दोनों को हम लोग सम कर देंगे इस तरीके से, तो आपको क्या बन जाएगा? ये आपकी I0 करंट बन जाएगी। ये करंट बन जाएगी आपकी I0। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? E1। ठीक है, तो E1 कितना, इस वाले को कितना लैग करता है? आपने लिखा था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी माइनस कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। अब माइनस का पाई बाई 2 है तो किसको लैग करेगा? निगेटिव एंगल बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1। ठीक है, अब बात आती है आपकी E2 की। ठीक है, तो आपकी 3 अलग अलग कंडीशन बनती है अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि इनपुट साइड का वोल्टेज और आउटपुट साइड के वोल्टेज का रिलेशन क्या? इनपुट का कम होगा, आउटपुट का ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं E2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और E1 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो वेक्टर, लेकिन क्या दोनों एक ही फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी। तो आप क्या कर देंगे? ये इसको अगर आगे बना देंगे, यानी कि E2 की ज्यादा वैल्यू बना देंगे, और E2 की ज्यादा वैल्यू बनाएंगे तो ये आपका इस तरीके से E2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, यहां से आपका E1 ये किसके लिए हो गया? स्टेप अप के लिए हो गया। ठीक है, अगर हमने E2 इज इक्वल टू E1 कर दिया तो क्या हो जाएगा कि बफर ट्रांसफार्मर, यानी कि आपके सिर्फ क्या एक साइड से दूसरे कपलिंग दिखा रहे हैं, बाकी कोई वोल्टेज आपका ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा। और तीसरी कंडीशन क्या हो जा सकती है कि E2 इज लेस देन E1, जिसको हम लोग कहते हैं आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो E2 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये E2 के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और दोनों क्या हो जाएगा? V के साथ रिलेशन देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर होगा E1
यानी कि जितना बड़ा वेक्टर ये वाला बनेगा उतना ही बड़ा वेक्टर आपका ये वाला बनेगा, यानी दोनों की, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि माइनस साइन, यानी कि टोटल एंगल कितना हो रहा होगा, ये वाला, ये एंगल हो रहा होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई, चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम बिल्कुल साफ सुथरा बना देते हैं स्टेप अप के केस का। आप डाउन का भी बना सकते हैं, बफर का भी बना सकते हैं, तो हम लोग स्टेप अप के केस का बनाते हैं। यहाँ से आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये आपने क्या किया, फ्लक्स फाई बना दिया, इससे किसको रिलेट कर दिया, सप्लाई वोल्टेज वी को रिलेट कर दिया इस तरीके से, ये वी बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री लैग करेगा, ये कितना एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसके सेम फेज में क्या बन जाएगा, ये आपकी आई म्यू बन जाएगी। ठीक है, वी के साथ सेम फेज में क्या बन जाएगा, आई डब्ल्यू बन जाएगा। और दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, ये आपको आई नॉट मिल जाएगा। जितनी वैल्यू वी की है उतनी ही वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा E1। ठीक है, यानी कि V से 180 डिग्री लैग करेगा फाई से E1, क्योंकि फाई से क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, चाहे आप प्राइमरी की बात करें या सेकेंडरी की बात करें। तो हमने क्या बात की थी, हमने सेकेंडरी के लिए बात की थी। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप की बात कर रहे हैं सेकेंडरी का, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बड़ा बना देंगे। ये हो जाएगा माइनस का E2, माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे E1 E2 लिखेंगे, क्योंकि हम माइनस तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कितना होगा एंगल, ये भी होगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम एट नो लोड। बात समझ में आ गई होगी आपको, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज हमने बताई है आपको, ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं रहेगी जिसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, IW क्या है, आपका लॉस कंपोनेंट है। ठीक है, लॉस को हम लोग रजिस्टर से दिखाते हैं, रजिस्टर सेम फेज में होता है सप्लाई के, तो हमने सप्लाई के सेम फेज में बना दिया। ये आपका लैग करेगा तो हमने इसको लैग बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे ही हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाता है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इक्विवेलेंट सर्किट की, जो भी इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर लेते हैं। और जो भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, किसका भी बनाएंगे हम लोग, आइडियल ट्रांसफार्मर का बनाएंगे। सारी की सारी घटनाएं किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, आइडियल के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था। आइडियल ट्रांसफार्मर कहाँ पे, एट नो लोड। इक्विवेलेंट सर्किट कहाँ बन जाएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर का एट नो लोड। तो ये आप आइडियल की बात करें तो कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा वहां पे, इंडक्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग प्राइमरी साइड की कॉइल दिखा दें। ठीक है, और ये आपकी क्या है, प्राइमरी कॉइल कुछ इस तरीके से हमने बना दी, और ये आपकी क्या, ये आपके हमने इस तरीके से दिखा दिया। दो लाइन क्या, किसको, कोर को दिखाएंगे, और फिर हमने इस तरीके से दिखा दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड का इंडक्टेंस L1। तो L1 के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा L1, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, X1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज कितना लग जाएगा, V लग जाएगा। इसको हम लोग V1 लिखेंगे क्योंकि ये इनपुट साइड का है। ठीक है, यहाँ पे कितना EMF जनरेट हो जाएगा, माइनस का E1 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये प्लस माइनस इधर एज्यूम करें तो सेम प्लस माइनस आपका इधर आपका हो जाएगा। अगर फिर अगले सेकंड चेंज हो जाएगा तो क्या वहां भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से करंट कितनी फ्लो होगी, नो लोड की कंडीशन में आई नॉट करंट फ्लो होती है। और वो आई नॉट करंट के दो कंपोनेंट हमने बताए थे आपको, एक तो रिएक्टिव कंपोनेंट, दूसरा आपका एक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपके फ्लो करेगी
आई म्यू, और ये फ्लो करेगी आपकी आई डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे L2 होगा तो हमने इसको क्या दिखा दिया, X2 दिखा दिया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे बन गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गए होंगे पूरी तरीके से, ठीक है। अगर हम लोग आई म्यू और आई डब्ल्यू की बात करें तो आई म्यू की वैल्यू होती है 2 to 3%। कितनी होती है, 2 to 3%। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 to 2%, ठीक है। ये आई डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है, 1 to 2%, ठीक है। और टोटल की बात करें आई नॉट की, तो आई नॉट की वैल्यू होती है 3 to 5%। किसका 3 to 5%, फुल लोड करंट का। समझ में आ गया, तो चीजें बिल्कुल क्लियर रखो, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो क्या करेगा, कमेंट करेगा, कमेंट में बताएगा, तो अगले वीडियो में इसको शामिल कर लिया जाएगा। साथ में क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग सुनते नहीं है, क्या देख लिए चलेगा निकल लिए, आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप कर चुके हैं तो क्या करना है, दूसरे को रेफर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। बिल्कुल पहला काम क्या, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फिर बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फिर बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जहां समस्या आएगी क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी परेशानी का हल आपको दिया जाएगा। अगर वो पॉसिबल होगा तो उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आपको बता दिया जाएगा किस वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर किया जा रहा है। तो ये हमने आज डिस्कस किया आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड की कंडीशन में, ठीक है। नो लोड की कंडीशन में हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी चीजें, कि नो लोड होता क्या, यानी कि सेकेंडरी साइड में हम लोड ही नहीं लगाएंगे तो नो लोड बन जाएगा, ठीक है। हम क्यों नो लोड लगाएं, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाती है आपकी, उसकी वर्किंग कैसी रहेगी, तो वर्किंग हमने पहले वीडियो में बताई थी, आज के वीडियो में बताई। बिल्कुल सिंपल सी 4 लाइन की वर्किंग है, आप बिल्कुल समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में जरूर पूछी जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, बच्चे डरते हैं कि फेजर कैसे बनेगा, हर एक चीज का हम फेजर बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। कुछ बेसिक्स का यूज होगा, लीड लैग, वो भी हम बताते चलेंगे। आपको दिक्कत आ रही है आप पूछते जाइए, आपको हम क्लियर करते हुए चलेंगे सारा का सारा। उसके बाद हमने क्या, इक्विवेलेंट सर्किट को पढ़ लिया, रेजिस्टेंस लगाया नहीं, क्योंकि क्या था, आइडियल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लें, बेल पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। उससे फ़ायदा क्या, हम वीडियो डालेंगे, डिजिटल के वीडियो आ रहे हैं, आपकी एसएससी प्रिपरेशन के वीडियो आ रहे हैं, अलग अलग किस्म के वीडियो आ रहे हैं, जो आपके काम के हैं आप उसको देखते जाइए। प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको आप लोग देखते जाइए और लोगों के साथ में शेयर करते जाइए। खुद नहीं लाभ लेना है, खुद तो मिलेगा ही, साथ में उसको क्या करें, बांटना है। जितना बांटेंगे उतना ही फैलेगा, और आप जितना फैलाएंगे उतना ही हम लोगों को अच्छा लगेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।